हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल MPRM। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं MA इतिहास से सेकंड सेमेस्टर का सेकंड पेपर से 20वीं शताब्दी का विश्व, जिसमें हम पहले 2 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं इसकी थर्ड यूनिट, जिसमें हम गुट निरपेक्षता एवं तृतीय विश्व को हम इसमें कंप्लीट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। तीसरी यूनिट का पहला क्वेश्चन, गुट निरपेक्षता की अवधारणा क्या है? गुट निरपेक्ष आंदोलन के विकास की प्रमुख प्रवृत्तियों का वर्णन कीजिए। गुट निरपेक्ष आंदोलन की वर्तमान समय में क्या प्रासंगिकता है, स्पष्ट कीजिए। गुट निरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? गुट निरपेक्ष आंदोलन के विकास का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। असंलग्नता की नीति के प्रमुख सिद्धांतों की परीक्षा कीजिए एवं समसामयिक अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में उसकी क्या उपयोगिता है, बताइए। आज विश्व राजनीति में असंलग्नता का क्या महत्व है? असंलग्नता का क्या महत्व है, स्पष्ट कीजिए। और निर्गुट आंदोलन के विकास में भारत की भूमिका का परीक्षण कीजिए। गुट निरपेक्ष आंदोलन का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या महत्व है? क्या आपकी राय में वर्तमान परिस्थितियों में इसका औचित्य खत्म हो गया है, बताइए। असंलग्नता या गुट निरपेक्षता के सिद्धांत के जन्मदाता के रूप में भारत का नाम लेने किसी भी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं होगी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने प्रयासों के द्वारा यह सिद्धांत खोजा। इनका मानना था कि एशिया और अफ्रीका के नवीन स्वतंत्र राष्ट्र विश्व राजनीति के सैनिक गठबंधनों की जंजाल वाली नीति से अपने आप को अलग रखें और अपनी स्वयं की पहचान बनाएं। मिस्र के कर्नल नसीर एवं यूगोस्लाविया के मार्शल टीटो भी नेताजी के विचारों से प्रभावित हुए। धीरे धीरे से यह विचारधारा को फली फूली और आज गुट निरपेक्ष राष्ट्रों की संख्या न केवल बढ़ी है, बल्कि यह एक आंदोलन बन गया है। गुट निरपेक्षता का अर्थ, गुट निरपेक्ष एक नीति होती है जिसका अभिप्राय सैनिक गुटों से अपने आप को अलग बनाए रखना है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सैन्य गुटबंदी का युग नाटो एवं वारसा जैसी सैनिक संधियों के कारण आया था। निर्गुट राष्ट्र इसमें से किसी में भी शामिल नहीं होते हैं। नेहरू जी ने अपने भाषण में गुट निरपेक्षता का अर्थ स्पष्ट करते हुए कहा है कि गुट निरपेक्षता का तात्पर्य यह कदापि नहीं है कि हम चुप रहेंगे। जहाँ भी अन्याय होगा, स्वतंत्रता को खतरा होगा, किसी पर आक्रमण किया जाएगा, हम इसका विरोध करेंगे और ऐसे समय पर हम तटस्थ भी बने रहेंगे। गुट निरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्य। गुट निरपेक्ष आंदोलन का उद्देश्य, जैसा कि श्रीलंका के राष्ट्रपति श्री जयवर्धने ने 6 जून 1979 को कोलंबो में गुट निरपेक्ष देशों के समन्वय वीरों की मंत्री स्तरीय बैठक का उद्घाटन करते हुए कहा था कि निम्न प्रकार है। पहला, विश्व में शांति एवं न्याय स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करना। विश्व में पनप रही विध्वंसात्मक प्रवृत्तियों को समाप्त कराकर सृजनात्मक प्रवृत्ति की ओर मुड़ना। निशस्त्रीकरण कराने एवं विवादों का शांतिपूर्ण हल करने के लिए संघर्ष करना है। निकट भविष्य में सदस्य देशों के निजी एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक न्याय उपलब्ध कराना है। आंदोलन का जन्म एवं विकास। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व स्पष्ट रूप से 2 खेमों में बट गया था। तत्कालीन समय में गुटबंदी, संघर्ष, टकराव का बोलबाला था। महाशक्तियाँ आणविक संप्रभुता एवं अविश्वास, अहंकार के टकराव के कारण समस्त विश्व को एक नए युद्ध की ओर ढकेल रही थी। यही समय इस आंदोलन का जन्म हुआ था। विकास। 25 वर्ष पूर्व सन 1961 के काहिरा में एक अभिनव शक्ति के रूप में गुट निरपेक्ष आंदोलन का जन्म हुआ। इनके जन्मदाता पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत से, मार्शल टीटो यूगोस्लाविया से और गामिल नसीर मिस्र एवं सुकर्ण इंडोनेशिया से थे। 1961 से 1986 तक 25 वर्षों के अपने इस लंबे सफ़र में इस आंदोलन ने बेलग्रेड, काहिरा, लुसाका, अल्जीयर्स, कोलंबो, हवाना जैसे होते हुए दिल्ली में हरारे तक के विभिन्न पड़ावों को सफलतापूर्वक पार किया है। आंदोलन की तात्कालिक परिस्थितियाँ।
अपने प्रारंभिक दौर में 25 देशों के समर्थन प्राप्त इस आंदोलन को आज 101 राष्ट्रों के सहयोग एवं समर्थन की नीति प्राप्त है। तब से लेकर आज तक तमाम अंतर विरोधों एवं बाह्य दबावों के बावजूद गुटनिरपेक्ष आंदोलन विश्व को निरंतर एक नई दिशा और आशा प्रदान करने में सफल रहा है। इसकी चुनौतियों से विश्व की रूढ़िवादी शक्तियों की जड़ें हिली हैं और आज आंदोलन विश्व की 3/4 पीड़ित, दलित एवं निराश जनसंख्या के लिए आशाद्वीप बन गया है। विश्व पटल परत महत्वपूर्ण भूमिका। सन 1986 को अपने 25 वर्ष पूर्ण कर लेने के बाद आज गुटनिरपेक्ष आंदोलन विश्व रंगमंच पर पहले समय में निभाई गई अपनी भूमिका और अपने योगदान पर गर्व कर सकता है। जहां तक आलोचकों का प्रश्न है तो वे कहते हैं कि यह आंदोलन अपने उद्देश्यों में असफल रहा, लेकिन सत्य यही है कि अपनी सार्थक भूमिका के कारण ही आंदोलन का महत्व बढ़ा है और इसकी सदस्य संख्या में लगातार वृद्धि इसका प्रमाण है। आज विश्व का यह राजनीतिक वर्ग जो कि साम्राज्यवादी औपनिवेशवाद की वकालत करता है, यह जान चुका है कि उसका प्रभुत्ववादी ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकती। आज बहुत दिन तक विश्व की 2/3 जनसंख्या को आर्थिक तथा राजनीतिक दासता से जकड़कर और नव उपनिवेशवाद के शिकंजे से कसकर नहीं रखा जा सकता। स्थिति में परिवर्तन आया है और निस्संदेह इसका श्रेय निर्गुट आंदोलन को ही जाता है। इसके अतिरिक्त निश्चित रूप से शीत युद्ध शिथिल हुआ है और शांति की भावना विकसित हुई है। महाशक्तियों के ऊपर मानवता का दबाव बढ़ा है। निशस्त्रीकरण की दिशा में ठोस प्रगति हुई है। शांति एवं भाईचारे को बढ़ावा मिलता है। तृतीय विश्व के देशों का संयुक्त राष्ट्र संघ में बहुमत हो गया है और अब उनकी आवाज़ भी अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच पर सुनाई जाती है। गुटबंदी एवं पारस्परिक प्रतिस्पर्धा के स्थान पर पुनः शक्ति संतुलन की राजनीति विकसित हुई है। छोटे एवं विकासशील राष्ट्रों की आर्थिक व्यवस्था में सुधार की जबरदस्त संभावनाएं उत्पन्न हुई हैं। इसी श्रृंखला में हरारे में संपन्न 8वें शिखर सम्मेलन में रंगभेद के खिलाफ प्रभावी संघर्ष हेतु मोर्चाबंद राष्ट्रों की सहायता के लिए श्री राजीव गांधी की अध्यक्षता में 6 अफ्रीकी सहायता कोष की स्थापना गुटनिरपेक्ष आंदोलन की एक महान उपलब्धि थी। भारत और गुटनिरपेक्ष आंदोलन की वर्तमान स्थिति। 7वां सम्मेलन नई दिल्ली में 1983 में हुआ था। अब तक 97 राष्ट्र इसके सदस्य थे और 26 राष्ट्र पर्यवेक्षक के रूप में उपस्थित थे। 3 राष्ट्र और सम्मिलित हुए जो कि बहामा, बारबोडोस एवं कोलंबिया था। बहामास और बारबाडोस, कोलंबिया इसमें शामिल थे। इस प्रकार 100 राष्ट्र बन गए थे। नई दिल्ली सम्मेलन में इस आंदोलन को नया रूप दिया था। इसने कहा था कि सामूहिक आत्मनिर्भरता, तकनीकी क्षेत्रों में सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा कम ब्याज पर ऋण आदि घोषणा पत्र में शामिल किए गए थे। पिछले अध्यक्ष फदेल कास्ट्रो ने भारत पर पूर्ण विश्वास व्यक्त किया था और पिछली रिपोर्ट प्रस्तुत करके औपचारिकता निभाई थी। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने नई विश्व अर्थव्यवस्था का विचार रखा जिसे भारी समर्थन प्राप्त हुआ था। निर्गुट आंदोलन के वर्तमान भारतीय नेतृत्व में भारी रुचि ली। इससे विश्वास हो गया कि निर्गुट आंदोलन एक तृतीय विश्व शक्तिशाली एवं महत्वपूर्ण गुट बनकर उभरेगा। 1986 में निर्गुट राष्ट्रों के विदेश मंत्रियों का एक सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। भारत ने अमेरिका की साम्राज्यवादी दृष्टिकोण की आलोचना की जिसमें भाईचारे की नीति का समर्थन किया गया था और रंगभेदी एवं जातिभेदी आतंकवादी नीतियों का विरोध व्यक्त किया गया था। 1986 में 8वां गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे में हुआ। इसमें भी 101 देशों के नेताओं ने भाग लिया था। इसमें दक्षिण अफ्रीका के सीमावर्ती देशों की सहायता एवं विकास के लिए अफ्रीकी कोष की स्थापना की गई थी। भारत को इस कोष का अध्यक्ष बनाया गया था। हरारे सम्मेलन में इस
बात पर आग्रह किया गया था कि तीसरी दुनिया के देश परस्पर विकास के लिए आपस में सहयोग करें। साथ ही ईरान इराक से युद्ध बंद करने के लिए अपील की गई थी। निकारागुआ और अफगानिस्तान में भी सेनाओं को हटा लेने के लिए अपील की गई थी। गुटनिरपेक्ष देशों का 9वां शिखर सम्मेलन 1989 में यूगोस्लाविया में नाविका की राजधानी बेलग्रेड में यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में हुआ था। इस सम्मेलन के में मुख्य रूप से नामीबिया की आज़ादी के लिए संघर्ष में सहयोग का वचन दिया गया था और साथ ही मांग की गई थी कि दक्षिण अफ्रीका में भेदभाव समाप्त हो और उसे रंग भेद से मुक्त किया जाए। इस सम्मेलन में आपसी सहयोग के द्वारा गरीबी के अंत का भी आह्वान किया गया था। अपने पर्यावरण के विनाश के विरुद्ध चेतावनी भी दी गई थी। गुटनिरपेक्ष का 10वां शिखर सम्मेलन 1992 में जकार्ता में हुआ था। गुटनिरपेक्ष या निर्गुट शब्द का राजनीतिक समिति ने आतंकवाद के मामले में भारत की स्थिति को स्वीकार करते हुए सभी सदस्य राष्ट्रों से आग्रह किया था कि वे अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करें और दूसरे देशों में आतंकवादी गतिविधियां चलाने उन्हें मदद देने से बाज आएं। निर्गुट ने 31 मई से 3 जून 1994 तक काहिरा में गुटनिरपेक्ष विदेशी मंत्रियों का सम्मेलन संपन्न हुआ। उद्घाटनकर्ता मिस्र राष्ट्रपति श्री हुस्नी मुबारक ने कहा था कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शीत युद्धोत्तर विश्व में विशेष भूमिका है। इसे आवश्यक कदम उठाकर औद्योगिक देशों के साथ निकट संबंध स्थापित करना चाहिए। सम्मेलन के अंत में जारी घोषणा पत्र में सुरक्षा परिषद का विस्तार इस तरह करने का आग्रह किया गया था जिससे गुटनिरपेक्ष एवं विकासशील देशों की बढ़ती हुई संख्या को सही प्रतिनिधित्व मिल सके। कोलंबिया के रामणिक नगर कार्टागेना में 9 अक्टूबर 1995 को 11वां गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन प्रारंभ हुआ। कार्टागेना से आह्वान नामक दस्तावेज में शीत युद्ध के बाद की घटनाओं की चर्चा की गई थी और विकासशील देशों में भूख, गरीबी, निरक्षरता, पेयजल की कमी से निपटने की चर्चा की गई थी। दस्तावेज में हथियार निर्यात करने एवं परमाणु अस्त्रों का भंडार जमा करने के लिए कुछ पश्चिमी देशों की निंदा भी की गई थी। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री नरसिम्हा राव ने प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया था। अप्रैल 1997 में नई दिल्ली में आयोजित निर्गुट आंदोलन का विदेशी मंत्री सम्मेलन अत्यंत महत्वपूर्ण रहा था। इस सम्मेलन में काफ़ी अन्नान एवं आसर अराफत जैसी विशिष्ट अतिथियों की उपस्थिति में भारत ने विकासशील राष्ट्रों की समस्याओं को मुखर अंदाज से उठाकर स्वयं को तीसरी दुनिया के नेता के रूप में प्रस्तुत किया था। 19-20 मई 1998 को कोलंबिया में कार्टागेना में विदेश मंत्री सम्मेलन संपन्न हुआ। भारत की विदेश राज्य मंत्री वसुंधरा राजे ने भारतीय दल का नेतृत्व किया था। इन्होंने भारत के परमाणु परीक्षण के औचित्य पर विस्तार से प्रकाश डाला था। 2 से 3 सितंबर 1998 को दक्षिण अफ्रीका के डरबन में 12वां निर्गुट शिखर सम्मेलन हुआ। सम्मेलन के समापन पर जारी घोषणा पत्र में भारत के प्रस्तावों को स्वीकार करते हुए आतंकवाद के खिलाफ विश्व सम्मेलन एवं परमाणु हथियारों के समूल नाश पर 1999 तक एक अंतर्राष्ट्रीय बैठक आहूत करने की बात कही गई थी। घोषणा पत्र में नई विश्व अर्थव्यवस्था के सम्मानजनक स्थान पाने का संकल्प व्यक्त किया गया था। शिखर सम्मेलन विकासशील देशों के आर्थिक संकट पर भी केंद्रित रहा। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला गुटनिरपेक्ष देशों के इस संगठन के नए अध्यक्ष बन गए थे। कोलंबिया के रमणीक शहर कार्टागेना में 8 अप्रैल 2000 को विदेश मंत्रियों का 13वां निर्गुट सम्मेलन आरंभ हुआ।
2 दिवसीय सम्मेलन का समापन 63 पृष्ठीय घोषणा पत्र जारी किया गया था। इसमें जोरदार शब्दों में सदस्य देशों ने सिफारिश की थी कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन भी औचित्य रूप से सत्ता हासिल करने वाले पाकिस्तान जैसे सैन्य शासित देशों को शिखर सम्मेलन में सम्मिलित होने की इजाज़त नहीं दे और ऐसे देशों की सदस्यता समाप्त कर दी जाए। ढाका में होने वाले आगामी सम्मेलन में इस बारे में अंतिम फैसला लिया जाएगा। है ना। घोषणा पत्र में यह भी कहा गया था कि पाकिस्तान जैसे सैन्य शासित देशों की सदस्यता तब तक समाप्त मानी जाएगी जब तक कि वह संविधान सम्मत शासन की फिर से बहाली नहीं हो जाती। 14वां गुटनिरपेक्ष सम्मेलन, जो कि क्यूबा की राजधानी हवाना में 14वां गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन 15 सितंबर 2016 को प्रारंभ हुआ था। इसमें कुल 116 सदस्य देशों ने हिस्सा लिया था। बैठक के कुछ उद्देश्य थे। पहला, आतंकवाद के विनाश के लिए रणनीति बनाना, व्यापार एवं आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना, मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में सहयोग की भूमिका समझना, सुरक्षा परिषद की स्थायी सीट के लिए वेनेजुएला एवं ग्वाटेमाला के समर्थन जुटाने की कोशिश करना। 15वां गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन, मिस्र के शर्म अल शेख में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 15वां शिखर सम्मेलन 15 से 16 जुलाई 2009 को संपन्न हुआ था। इसमें 118 सदस्य राष्ट्रों ने भाग लिया था। इस सम्मेलन में वैश्विक वित्तीय संकट, शांति, विकास के अतिरिक्त आतंकवाद मुख्य उद्देश्य रहे थे। भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किसी देश का नाम लिए बिना कहा कि आतंकवादियों और उनकी मदद करने और उन्हें उकसाने वालों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की रोकथाम के लिए एक व्यापक संधि का पक्ष रखा। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की समकालीन प्रासंगिकताएं। गुटनिरपेक्ष विश्व राजनीति में राष्ट्रों के लिए एक नए विकल्प के रूप में निश्चय ही स्वार्थी रूप धारण कर चुकी है। इसमें मुख्यतः राष्ट्र समाज के छोटे छोटे एवं अपेक्षाकृत कमजोर सदस्यों के संदर्भ में राष्ट्रों की स्वतंत्रता एवं क्षमता बनाए रखने में योग दिया है। आज संयुक्त राष्ट्र संघ में के 2/3 से अधिक देश गुटनिरपेक्षता के दायरे में आ चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न मंचों से गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों ने विश्व शांति, उपनिवेशवाद के अंत, परमाणु अस्त्रों पर रोक, निशस्त्रीकरण, हिंद महासागर की शांति क्षेत्र घोषित करना, नई अंतर्गत आर्थिक व्यवस्था के निर्माण एवं विषयों पर संगठित रूप से कार्यवाही की है और सफलता हासिल की है। वर्तमान में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है और कहा जाता है कि वर्तमान विश्व व्यवस्था में गुटनिरपेक्षता का औचित्य नहीं रह गया है। गुटनिरपेक्षता की सार्थकता द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात शीत युद्ध के वातावरण में तो थी, किंतु विगत 20 से 25 वर्षों में विश्व राजनीति में अनेक परिवर्तन हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का बहुध्रुवीकरण, नाटो, सीटो जैसे संगठनों का टूटना, द्वैतांत संबंधों का अभ्युदय, अमेरिका और चीन में समझौतावादी संबंधों, सोवियत संघ के विघटन में गुटनिरपेक्ष देशों की भूमिका को सीमित कर दिया है। वे संकट की घड़ी में निर्णायक तो ठीक, प्रभावशाली भी नहीं बन सके। गुटनिरपेक्षता शीत युद्ध के संदर्भ में उत्पन्न हुई थी और आज शीत युद्ध के समाप्त हो जाने के कारण गुटनिरपेक्ष आंदोलन अप्रासंगिक हो गया है। फरवरी 1992 में गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के विदेश मंत्रियों की बैठक में मिश्र ने स्पष्ट तौर पर अपील की थी कि इस आंदोलन को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। उनका तर्क था कि सोवियत संघ के विघटन, सोवियत गुट तथा शीत युद्ध की समाप्ति के बाद गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता समाप्त हो गई है, किंतु बहुसंख्यक विदेश मंत्री ने इस विचार का विरोध किया और उनका कहना था कि वे बड़ी संख्या में गुटनिरपेक्ष देश अभी निर्धन हैं तथा आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं और समर्थ
देश राष्ट्र बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा उनका नव औपनिवेशिक शोषण किया जा रहा है। इस स्थिति में उन्हें बचाने के लिए यह जरूरी है कि विकसित एवं विकासशील देशों के बीच सार्थक वार्ता के लिए दबाव डाला जाए और विकासशील देश के बीच आपसी सहयोग सुदृढ़ एवं सक्रिय किए जाएं। इसके लिए निर्गुट आंदोलन एक अपरिहार्य मंच का काम करेगा। आज संयुक्त राष्ट्र संघ को केंद्र बनाकर नाम महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। निःशस्त्रीकरण के क्षेत्र में गुट निरपेक्ष आंदोलन विश्व की पुकार की भूमिका निभा सकता है और इससे यह भी सुनिश्चित करना होगा कि महाशक्तियाँ तीसरी दुनिया की देशों में घातक हथियारों का जमावड़ा ना करें। ऐसा कहा गया है कि 21वीं शताब्दी आर्थिक युद्ध की होगी। आर्थिक दृष्टि से समृद्ध राष्ट्रों के गुट उभर कर स्वयं ही प्रतिस्पर्धा कर लेंगे और उन्हें विकासशील राष्ट्रों की स्वतंत्रता एवं हितों को खतरा पहुंचेगा। इस खतरे को नियंत्रित करने के लिए उत्तर दक्षिण संवाद को बनाए रखने में दक्षिण दक्षिण सहयोग एवं नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन और G77 को एक होकर काम करना होगा। आज निम्नलिखित क्षेत्रों में गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता नजर आती है, जैसे नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की पुरजोर मांग करना, आणविक निःशस्त्रीकरण के लिए दबाव डालना, दक्षिण दक्षिण सहयोग को प्रोत्साहन देना, एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था में अमेरिकी दादागिरी का विरोध करना, विकसित एवं विकासशील उत्तर दक्षिण संवाद देशों के बीच सार्थक वार्ता के लिए दबाव डालना, अच्छी वित्तीय स्थिति वाले गुट निरपेक्ष देश जैसे ओपेक राष्ट्रों को इस बात के लिए तैयार करना कि वे अपना फालतू धन पश्चिमी देशों के बैंकों में जमा करने के बजाय विकासशील देशों के विकासात्मक उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करें। नव औद्योगिक शोषण का विरोध किया जाए। संयुक्त राष्ट्र संघ के पुनर्गठित के लिए दबाव डाला जाए ताकि बड़े राष्ट्र प्रस्तावित पुनर्गठन के लिए राजी हो, यानी उनकी वीटो परिषद की सदस्यता में पर्याप्त बढ़ोतरी की जा सके, महासभा की ओर अधिक की जा सके, अधिकार और दिए जा सकें। संक्षिप्त में विकासशील देशों के बीच आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए यदि कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का अस्तित्व अधिक समय तक नहीं रह पाएगा, विशेषकर ऐसे में जबकि शीत युद्ध की समाप्ति के बाद उसके सामने कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं रह गया है। भारत द्वारा गुट निरपेक्षता की नीति अपनाए जाने के कारण का वर्णन कीजिए और राष्ट्र हितों की पूर्ति में कहाँ तक सफल रही है बताइए। भारतीय विदेश नीति गुट निरपेक्षता की नीति है, तटस्थता की नीति नहीं है। क्या आप इस मत पर सहमत हैं? गुट निरपेक्षता की नीति से आप क्या समझते हैं? यह भारत के लिए कहाँ तक सुखदायी सिद्ध हुई है, व्याख्या कीजिए। यद्यपि भारत ने अपनी स्वतंत्र विदेशी नीति स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात से प्रारंभ की थी, परंतु स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय कांग्रेस स्वतंत्र विदेश नीति संबंधी अपनी नीति स्पष्ट कर चुकी थी। 1928 में अखिल भारतीय कांग्रेस ने विदेश नीति पर प्रभाव डालते हुए कहा था कि भारत साम्राज्यवाद एवं शक्तिशाली गुटों से दूर रहने की नीति निर्धारित करेगा। इसी अधिवेशन में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने एक विदेश विभाग की स्थापना की घोषणा की थी, जिसका उद्देश्य स्वतंत्रता प्राप्त करने वाले देशों से संबंध स्थापित करने से पूर्व भारत राष्ट्रीय कांग्रेस ने जिस विदेश नीति की आधारशिला रखी थी उस पर स्वतंत्र भारत की विदेश नीति की स्थापना की गई। कांग्रेस ने असंलग्नता की नीति की घोषणा की और स्वतंत्र भारत में इसी नीति को अपनी विदेश नीति का आधार बनाया। असंलग्नता यह गुट निरपेक्षता का अर्थ। असंलग्नता की नीति का सरल अर्थ है कि भारत किसी गुट का समर्थन नहीं करेगा। दूसरे शब्दों में यह गुट निरपेक्षता की नीति है। असंलग्नता की नीति को भली भांति समझने के लिए इसकी व्याख्या निम्न प्रकार दी गई है। पहली आती है, यह स्वतंत्र विदेशी नीति है। असंलग्नता की नीति का अर्थ है कि वह भारत अपनी विदेश नीति का संचालन किसी के दबाव में आकर नहीं, वह स्वयं अपनी नीति का निर्माण एवं संचालक है। भारत अपनी इच्छा, अपने हित के अनुकूल
अनुकूल ही विश्व के सभी देशों के साथ संबंधों का निर्धारण करेगा। जब माइकल बेकर ने कृष्ण मेनन से पूछा कि असंलग्नता की नीति का क्या महत्व है, तो मेनन ने कहा था कि असंलग्नता क्या है, यह केवल विदेश संबंधी मामलों में स्वतंत्रता है। यही इसका तात्पर्य है कि भारत विश्व राजनीति के प्रति कोई पूर्वाग्रह दुराग्रह लेकर नहीं चलता। यही निष्पक्षता तथा स्वतंत्रता की नीति है। यह सक्रिय विदेशी नीति है। असंलग्नता से हमको यह अर्थ नहीं लगाना चाहिए कि भारत संसार की समस्याओं के प्रति तटस्थ है। पूर्व में भारत की विदेश नीति को तटस्थता की नीति भी कहा जाता था। तटस्थता से एक निष्क्रियता, एक उदासीनता ध्वनित होती है, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी विदेश नीति में नहीं चाहते थे। इसलिए नेताजी ने कहा भी था कि यदि स्वतंत्रता का हनन होता यह होगा, न्याय की हत्या होगी, अर्थात कहीं युद्ध होगा, तो वहाँ ना तो हम तटस्थ रह सकते हैं और ना ही रहेंगे। इसलिए इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि असंलग्नता का अर्थ तटस्थता या निष्क्रियता नहीं है। इसका संदर्भ है डॉक्टर अयप्पा दोराय ने कहा है कि इस संदर्भ में कहा है कितने अप्पा दोराय जी के द्वारा कहा गया है, यह स्वतंत्र विदेशी नीति एवं तटस्थता की एक बात नहीं है। यदि कभी कहीं युद्ध होता है तो इसी नीति की मांग होगी, तो अपनी स्वतंत्र एवं शांति के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए भारत स्वतंत्र राष्ट्रों का साथ दे और एक सकारात्मक नीति नहीं सकारात्मक रीति है। स्पष्ट है कि गुट निरपेक्षता से अभिप्राय सक्रिय विदेश नीति से है। सक्रिय विदेश नीति से है। तीसरा, यह गुट निरपेक्ष यह निर्गुटता की विदेश नीति है। यह नीति का अर्थ है कि भारत संसार के दो गुटों में किसी का भी सदस्य नहीं है। वह ना तो रूस से संबंध है और ना ही अमेरिका से। भारतीय विदेश नीति के इस पक्ष की व्याख्या करते हुए डॉक्टर अप्पा दोराय ने कहा है कि इस विदेश नीति का अर्थ केवल यह है कि भारत पहले से ही अपने आप को किसी भी गुट के साथ समझौते द्वारा संबंध नहीं करना चाहता और ना प्रत्येक विषय को अपने गुणानुसार परखने की अपनी स्वतंत्रता की किसी भी दशा में खोना चाहता है। यह तीसरे गुट निर्माण की नीति नहीं है। भारत की भांति विश्व के और भी कई देशों में असंलग्नता की नीति अपनाई है। कुछ देशों ने भारत के प्रति यह भी संभावना व्यक्त की है कि भारत असंलग्न देशों का एक गुट बनाना चाहता है। इस प्रश्न का उत्तर श्री नेहरू जी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि असंलग्नता का अर्थ तीसरे गुट का निर्माण नहीं है। भारत असंलग्न देशों का कोई गुट नहीं बनाना चाहता है। इस प्रसंग में कृष्ण मेनन ने कहा था कि असंलग्नता का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक देश और शासन स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, किसी समूह तथा गुट या गठबंधन के अंग के रूप में नहीं है। भारतीय हितों की नीति। भारत की विदेश नीति में असंलग्नता के उपरांत भी कभी कभी संलग्नता दिखाई देती है, तो इसका मुख्य कारण राष्ट्रीय हित ही होता है। राष्ट्रीय हितों के कारण असंलग्नता की परिधि में कभी कभी परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि असंलग्नता की नीति कोई ठोस नीति नहीं है, यह एक लचीली नीति है। भारत द्वारा असंलग्नता की नीति अपनाए जाने का कारण। किसी भी देश की विदेश नीति किसी सिद्धांत आदर्शों के आधार पर ही निर्धारित नहीं की जा सकती। विदेश नीति का निर्धारण करते समय अनेक बातों को दृष्टिगत रखना होता है। इसमें राष्ट्रीय हित प्रमुख होते हैं। भारत द्वारा असंलग्नता की नीति अपनाने के अनेक कारण हैं, जिसमें प्रमुख निम्न प्रकार है। पहला आता है आर्थिक परिस्थितियाँ। आज़ादी के उपरांत भारत की दशा बहुत शोचनीय थी, क्योंकि भारत का वर्षों से आर्थिक शोषण विदेशियों द्वारा हो रहा है। अतः भारत का प्रमुख उद्देश्य अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना है। इसी कारण से भारत ने अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के संबंध में यह सोचा कि भारत यदि शांतिपूर्ण अपने निर्णय कार्यों में लग जाए तो आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो जा सकती है। इसी कारण से उसे असंलग्नता की नीति अपनाई। विदेश सहयोग एवं सहायता प्राप्ति हेतु। स्वतंत्रता के बाद भारत को अपार विदेशी आर्थिक सहयोग एवं सहायता की आवश्यकता थी, क्योंकि स्वतंत्रता के समय भारत आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर था। भारत को अपनी चहुमुखी प्रगति करना आवश्यक था।
यदि भारत किसी एक गुट में शामिल हो जाता तो उसे केवल एक ही गुट से निश्चित मात्रा में सहायता प्राप्त होती, दूसरे गुट के सहयोग से वंचित रह जाता। ऐसी स्थिति में उसने पश्चिमी देशों एवं पूर्वी देशों से सहयोग प्राप्त करने हेतु असंलग्नता की नीति अपनाई। इसी नीति के कारण उसे पश्चिमी राष्ट्रों से जहां आर्थिक सहायता प्राप्त हुई, वहीं उसे रूस से तकनीकी सहायता भी पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हुई। फिर आता है स्वतंत्र निर्णय प्रकट करने हेतु। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व ही भारतीय नेताओं ने यह निर्णय लिया था कि भारत किसी भी देश की विदेशी नीति नहीं अपनाएगा, बल्कि एक स्वतंत्र रूप की नीति को अपनाएगा। यह देखा गया है कि जब कोई देश किसी देश के गुट में संलग्न हो जाता है तो उसे उसी देश के इशारे पर चलना पड़ता है। यदि भारत किसी गुट विशेष में सम्मिलित हो जाता तो उसे भी उसी गुट के विशेष के संकेतों पर चलना पड़ता, और अगर भारत ऐसा ना करता तो उसे आर्थिक सहायता मिलना बंद हो जाती। ऐसी स्थिति में भारत की स्थिति बदतर हो जाती। अतः भारत ने अपने लिए एक स्वतंत्र विदेश नीति, जिसे हम असंलग्नता की नीति कहते हैं, अर्थात किसी गुट विशेष में सम्मिलित न होने की नीति कहते हैं, अपनाई। इस नीति से भारत को किसी एक गुट के सहयोग पर भी निर्भर नहीं रहना पड़ा और न दोनों गुटों से पर्याप्त सहयोग प्राप्त हुआ। उसको एक पर निर्भर नहीं रहना पड़ा और उसे दोनों गुटों से पर्याप्त सहयोग प्राप्त हुआ। फिर आती है भौगोलिक स्थिति। यद्यपि स्वतंत्रता से पूर्व एवं स्वतंत्रता के पश्चात पश्चिमी राष्ट्रों से संबंध रहे हैं और उसका प्रभाव भी भारत पर पड़ा है, परंतु सोवियत संघ एवं चीन पश्चिमी विरोधी थे और वे भारतीय सीमा के निकट थे। अतः भौगोलिक स्थिति ने भारत को असंलग्नता की नीति अपनाने को बाध्य कर दिया। विश्व का आदर प्राप्त करने के लिए भारत विश्व में विशेष आदर प्राप्त करना चाहता था। इसका विश्वास था कि यदि विश्व के दो गुटों के बीच मध्यस्थता का कार्य भारत करेगा तो उसे विश्व में आदर की भाव दृष्टि से देखा जाएगा। भारत को इसी विश्वास के आधार पर अनेक अवसरों पर आदर की दृष्टि से देखा भी गया है। विश्व में शांति बनाए रखना। विश्व में शांति बनाए रखने के लिए भारत एक ऐसी धारणा थी जो इस असंलग्नता की नीति के माध्यम से विश्व में शांति को स्थापित करना चाहती थी। अतः यह शांति स्थापना हेतु कार्य करेगा। विश्व में युद्ध नहीं कहीं भी हो, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्येक देश पर कम ज़्यादा अवश्य पड़ता है। इसलिए भारत विश्व अशांति का प्रभाव अपने पर नहीं देखना चाहता था। भारत ने अपना हित दृष्टिगत रखते हुए अपने देश एवं विश्व शांति की स्थापना के उद्देश्य से असंलग्नता की नीति को अपनाया है। तृतीय विश्व युद्ध को रोकने हेतु भारत ने आज़ादी से पूर्व 2 महायुद्ध देखे थे और इन महायुद्धों का विश्व पर बड़ा प्रभाव भी देखा था। अतः वह पुनः इस प्रकार के महायुद्ध का तांडव विश्व में देखना नहीं चाहता था। वाटेंड रसेल ने कहा है कि अगर तीसरा महायुद्ध लड़ा गया तो चौथा महायुद्ध पत्थरों और लाठी पर लड़ा जाएगा। अतः स्पष्ट है भारत नहीं चाहता कि विश्व ऐसी भयानक दौर से लड़े या गुजरे। अतः भारत ने असंलग्नता की नीति को अपनाया और यह विचार किया कि विश्व के अन्य देश इसकी नीतियों को देखकर अवश्य प्रभावित होंगे। इसके परिणाम स्वरूप विश्व में शांति की स्थापना में मदद मिलेगी। पाकिस्तान का पश्चिमी गुटों में सम्मिलित होना। पाकिस्तान पश्चिमी गुटों में सम्मिलित हो चुका था और पाकिस्तान प्रारंभ से ही भारत के साथ शत्रुतापूर्ण रवैया अपना रहा था। अतः भारत पश्चिमी गुटों में रहकर कार्य नहीं कर सकता था, क्योंकि पाकिस्तान अवश्य ही अड़ंगे की नीति अपना था। वह इसमें सफल भी हो सकता था और यदि भारत साम्यवादी गुट में सम्मिलित हो जाता तो भारत और पाकिस्तान के मध्य इसी आधार पर शीत युद्ध प्रारंभ हो जाता, जो भारत की इच्छा के विरुद्ध था। शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए भारत का विचार था कि यदि भारत विश्व में शांति संतुलन बनाए रखना चाहता है और विश्व में शांति चाहता है तो वह असंलग्नता की नीति पर चलकर ही इन उद्देश्यों की पूर्ति कर सकता है, क्योंकि भारत अन्य राष्ट्रों को भी असंलग्नता की नीति अपनाने हेतु आकर्षित कर सकता था तथा उसके अनेक देशों को आकर्षित भी कर सकता था।
यही कारण है कि आज विश्व में गुटनिरपेक्ष देशों की संख्या 100 है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा पाना। भारत को चिंता थी कि वह किसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा प्राप्त करे। यदि भारत किसी गुट विशेष में सम्मिलित हो जाता है तो संभव है उससे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होती। इसी कारण उसने अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर अपना स्वतंत्र दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के उद्देश्य से असंलग्नता की नीति निर्धारित की। बिना शर्त सहायता प्राप्त करना। विश्व के दोनों ही गुटों से भारत बिना शर्त सहायता लेना चाहता था। अगर यह किसी भी गुट में सम्मिलित हो जाता तो उसे सहायता तो मिलती, लेकिन सशर्त सहायता लेना भारत को पसंद नहीं था। इसलिए वह किसी गुट विशेष में सम्मिलित नहीं हुआ और दोनों ही गुटों से जो भी सहायता उसने ग्रहण की वह बिना शर्त ग्रहण की। ऐसा करने से उसे असंलग्नता की नीति में सहयोगी बनी उसको। भारत के राष्ट्रीय हितों की पूर्ति में असंलग्नता की नीति की सफलता। भारतीय असंलग्नता की नीति भारत के राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करने में सक्षम रही है। इस बात का मूल्यांकन निम्नलिखित बिंदु पर किया जा सकता है। पहला, भारतीय सीमाओं की सुरक्षा। यदि हम भारतीय विदेश नीति के क्रियान्वयन काल में चीन से पराजय को छोड़ दें तो स्पष्ट होता है कि भारतीय असंलग्नता की नीति भारतीय सीमांत की रक्षा में सफल रही है। 1965 से 1971 के युद्ध में पाकिस्तान की पराजय एवं भारत दक्षिण एशिया में एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरना इसी असंलग्नता की नीति के चलते हुआ है। मई-जून 1999 में कारगिल क्षेत्र को पाकिस्तानी घुसपैठ से मुक्त कराकर भारत ने अपनी सीमा की सुरक्षा जिम्मेदार से पूरी की है। विदेशों से खाद्यान्न सहायता। स्वतंत्रता के पश्चात से हरित क्रांति के बीच की अवधि में भारत ने अनेक दुर्भिक्ष देखे। इस समय यह आवश्यक था कि विदेश से खाद्यान्न सहायता प्राप्त की जाए ताकि जनता की भूख से प्राण रक्षा की जाए। दुर्भिक्ष के कठिन वर्षों में भारत को पर्याप्त रूप से विदेशों से खाद्यान्न सहायता प्राप्त होती रही। यही भारतीय विदेशी नीति की सफलता है। आर्थिक दृष्टि से पिछड़ापन को दूर करने के लिए विदेशी सहायता की प्राप्ति। भारतीय विदेश नीति आर्थिक हित की पूर्ति करने में भी सफल रही है। स्वतंत्रता के समय भारत आर्थिक दृष्टि से काफ़ी पिछड़ा हुआ था। भारत को अपने आर्थिक विकास के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका एवं सोवियत संघ दोनों से ही आर्थिक सहायता प्राप्त हुई। पश्चिमी राष्ट्रों एवं सोवियत सहायता से देश में भारी उद्योगों की स्थापना हुई, जिससे देश के आर्थिक विकास का आधार तैयार हुआ। यह भारतीय गुटनिरपेक्ष नीति की सफलता है। भारत की वैज्ञानिक तकनीकी उन्नति। देश के विकास और उसे गौरवपूर्ण स्थान दिलाने के लिए यह आवश्यक है कि भारत वैज्ञानिक एवं तकनीकी दृष्टि से समर्थ राष्ट्र बने। गुटनिरपेक्षता की नीति के तहत ही भारत ने पश्चिमी एवं सोवियत दोनों खेमों के राष्ट्र से तकनीकी सहायता प्राप्त की। भारत ने अमेरिकी दबाव को अस्वीकार करते हुए परमाणु संधि पर हस्ताक्षर करने से इनकार किया। यदि भारत पश्चिमी गुट की नीति में सम्मिलित हो जाता तो उसे दबाव में आकर इस संधि पर हस्ताक्षर करने पड़ते। असंलग्नता की नीति के तहत ही भारत ने पोखरण में परमाणु विस्फोट किए एवं परमाणु विस्फोट कहाँ पे किए? पोखरण में किए एवं परमाणु विस्फोट की जानकारी रखने वाले वह विश्व का छठा राष्ट्र बन गया। विगत वर्षों में भारत अंतरिक्ष में अपने उपग्रह प्रक्षेपित करने में भी सफल रहा है। यह अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जानने वाले देशों की पंक्ति में सम्मिलित हो गया है। उसने नाग, पृथ्वी जैसे प्रक्षेपास्त्रों का सफल परीक्षण भी कर लिया है। भारत ने अत्याधुनिक सुपर कंप्यूटर का भी निर्माण किया है। भारत की वैज्ञानिक एवं तकनीकी उन्नति अनेक राष्ट्रों के लिए विस्मय का कारण भी है। यह उन्नति जो कि राष्ट्रीय हितों की दृष्टि से आवश्यक है, भारत ने असंलग्नता की नीति के चलते ही प्राप्त की है। कृषि एवं औद्योगिक विकास के माध्यम से विकसित राज्य बनने की ओर अग्रसर। हरित क्रांति के बाद से देश में अनाज का पर्याप्त भंडार रहा है। इतना ही नहीं, भारत ने आवश्यकता पड़ने पर अन्य राष्ट्रों को विगत वर्षों में खाद्यान्न का निर्यात भी किया है। तत्कालीन प्रधानमंत्री
नरसिम्हा राव के सत्ता में आने के पश्चात जो आर्थिक उदारीकरण की नीति अपनाई गई उससे देश में विदेशी पूंजी निवेश को काफ़ी बढ़ावा मिला है। देश की कदम विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर रहे हैं। विश्व में सुदृढ़ राष्ट्र के रूप में स्थान पाने की आकांक्षा आर्थिक, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक दृष्टि से दृढ़ एवं सुदृढ़ आधार की ओर अपने कदम बढ़ाने तक ऐसा आधार तैयार कर लेने में काफ़ी मात्रा में सफल रहने के बाद भारत ने एशिया एवं विश्व में महत्वपूर्ण राष्ट्र का स्थान प्राप्त करने के लिए अपना दावा प्रस्तुत किया है। भारत के दावे को रूस के साथ ही अन्य एशिया एवं अफ्रीका के मित्र राष्ट्रों का समर्थन भी प्राप्त है। अप्रवासी भारतीयों की सुरक्षा भारतीय विदेश नीति अप्रवासी भारतीयों की सुरक्षा की दृष्टि से भी सक्रिय रही है। अप्रवासी भारतीयों ने भी भारत द्वारा अपनी सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों की सराहना की है। निष्क्रिय रूप से कहा जा सकता है कि भारतीय असंलग्नता एवं गुटनिरपेक्षता की नीति भारत की राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करने में सफल रही है। 10वें गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के समर्थन के विशेष संदर्भ में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की समकालीन प्रासंगिकता का विवेचन कीजिए। समकालीन विश्व राजनीति में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की उपलब्धि एवं प्रासंगिकता की विवेचना कीजिए। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के वर्तमान स्वरूप और उनकी समसामयिक प्रासंगिकता का मूल्यांकन कीजिए। वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इसकी संगति की विवेचना कीजिए। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की उपलब्धियां गुटनिरपेक्ष आंदोलन अब तक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन बन चुका है और इसका कार्य क्षेत्र भी अत्यंत व्यापक है। जकार्ता में आयोजित 10वें शिखर सम्मेलन के उपरांत न केवल सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है वरन इसके साथ ही इस आंदोलन के कार्य क्षेत्र एवं कार्यक्रम का भी काफ़ी विस्तार हुआ है। आंदोलन के लिए हरारे 1986 शिखर सम्मेलन में नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना पर जोर दिया गया है और आतंकवाद के खिलाफ विश्वव्यापी संघर्ष छेड़ने पर भी बल दिया गया है। 1989 में बेलग्रेड में दूसरी बार आयोजित शिखर सम्मेलन में पर्यावरण संरक्षण के बारे में विश्व भर में बढ़ती चिंता विशेष विचारणीय विषय रहा और ओजोन परत, परमाणु छीजन, बड़े पैमाने पर वनों का काटा जाना तथा इसके फलस्वरूप मिट्टी का कटाव आदि पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया गया है। संक्षिप्त में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रमुख उपलब्धियां निम्नलिखित हैं। पहला, विश्व राजनीति के संघर्षों की तीव्रता से कमी हुई है। शीत युद्ध को शस्त्र युद्ध में परिवर्तित करने से रोका है। शीत युद्ध को द्वैतांत की स्थिति में लाया है। निशस्त्रीकरण एवं अस्त्र नियंत्रण की दिशा में प्रगति, विश्व समाज के लिए उन्मुक्त वातावरण का निर्माण, अपनी राष्ट्रीय प्रकृति के अनुरूप विकास के प्रतिमान, संयुक्त राष्ट्र संघ के स्वरूपों को परिवर्तित या पुनर्रूपांतरित कर दिया है। नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग। पहले आती है विश्व राजनीति के संघर्षों की तीव्रता से कमी। गुटनिरपेक्षता की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि यह रही है कि इसके प्रभाव से विश्व के कुछ विकट संघर्ष टल गए हैं और इसकी तीव्रता कम हुई है, फिर उनका समाधान हो गया है और विशेषतः तृतीय विश्व युद्ध भी नहीं छिड़ा। इसकी संभावना के बारे में 1950 में शुरू होने वाले दशकों के मध्य में सरकारी एवं गैर सरकारी स्तर पर चिंता व्यक्त की जा रही थी। गुटनिरपेक्ष राष्ट्र यह दावा कर सकते हैं और उनका यह दावा गलत नहीं होगा कि उन्होंने न्यूक्लियर अस्त्रों के सबसे खतरनाक दशक में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने एवं दबाव और बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योग दिया था। दोनों गुटों की योजनाओं के विपरीत बहुत से राष्ट्र समाज को पूरी तरह से दो हिस्सों में बांटने से रोक दिया है, जिसे दो गुटों के बीच में सीधी तकरार रोकने से निश्चित ही सहायता मिली है। गुटनिरपेक्ष देशों ने सर्वोच्च शक्ति को
उस रास्ते से हटा दिया है जिस पर चलते चलते उनके बीच प्रत्यक्ष संघर्ष की स्थिति आ सकती है या आ सकती थी। इसकी बजाय उन्हें अपने से कम विकसित देशों को विकसित करने की शांतिपूर्ण प्रतिद्वंद्विता के रास्ते पर चलने की प्रेरणा दी है। इस तरह इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय नीतियों को स्थिर रूप देने में योग दिया है। शीत युद्ध को शस्त्र युद्ध में परिणत होने से रोकना। बहुत से गुट निरपेक्ष देश दोनों गुटों एवं सर्वोच्च शक्ति के बीच सद्भावनाओं के हेतु और संपर्क के माध्यम का काम करने के लिए तैयार थे और दूसरे शीत युद्ध के दोनों पक्षों के बीच खामखियालियाँ और गलतफहमियाँ दूर करने में सहायता मिली। कभी कभी इन्हें यह भी अनुभव हुआ कि विश्व न्यूक्लियर विध्वंस के कगार पर है। गुट निरपेक्ष राष्ट्रों ने कम से कम शीत युद्ध को इस स्थिति में पहुंचाने से रोक दिया जिसमें सर्वोच्च शक्तियों के जानबूझ कर उस राह पर चलने या खामखियाली की वजह से शस्त्र युद्ध में परिणत हो सकता था। शीत युद्ध की दितांत की स्थिति में लाना। शीत युद्ध को दितांत अर्थात तनाव शिथिल की स्थिति में लाने का श्रेय गुट निरपेक्ष आंदोलन को ही जाता है। निशस्त्रीकरण एवं अस्त्र नियंत्रण की दिशा में प्रगति। निशस्त्रीकरण एवं अस्त्र नियंत्रण के लिए बातचीत करने में गुट निरपेक्ष देशों ने भी भूमिका निभाई है उससे उन्हें एकदम सफलता तो नहीं मिली है, फिर भी उसने लोगों को यह नहीं भूलने दिया कि विश्व शांति को बढ़ावा देने की सारी चर्चाओं के सामने अस्त्र शस्त्र बढ़ने की ये लगाम दौड़ कितनी खतरनाक है। गुट निरपेक्ष भारत को यह देखकर संतोष हुआ कि अप्रैल 1954 में न्यूक्लियर अस्त्रों के परीक्षण पर प्रतिबंध लगाने के जो प्रस्ताव रखे वह 1963 में आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि के रूप में फलीभूत हुए। विश्व समाज के लिए उन्मुक्त वातावरण का निर्माण। नवोदित कमजोर राष्ट्रों को महाशक्ति के चंगुल से निकालने कर उन्हें स्वतंत्रता के वातावरण में अपना अस्तित्व बनाए रखने का अवसर गुट निरपेक्षता ताज़ी हवा का झोंका देकर आई और ताज़ी हवा थी खुले समाज के गुणों को मुक्त एवं खुली चर्चा के वरदान की। तीव्र मतभेद एवं रोप के समय भी संपर्क के रास्ते खुल रखने में महत्व की। शीत युद्ध के कारण जो अनुदारताएं और विकृतियां पैदा हो गई थी गुट निरपेक्ष राष्ट्रों ने उन्हें दूर करने में अथक प्रयास किए और उससे वर्तमान विश्व समाज कहीं अधिक खुला समाज बन गया। अपनी राष्ट्रीय प्रगति के अनुरूप विकास के प्रतिमान गुट निरपेक्ष देशों की बड़ी उपलब्धियों में से यह एक है कि इन्होंने अमेरिकी एवं सोवियत आदर्श अपने ऊपर थोपे जाने का विरोध किया और अपनी राष्ट्रीय प्रगति के अनुसार विकास के अपने राष्ट्रीय संधि एवं पद्धतियों का आविष्कार किया। इस तरह से अपने समाज के समाजवादी ढांचे का आविष्कार किया और अरबों राष्ट्रों ने अरब समाजवाद का संयुक्त राष्ट्र संघ के स्वरूप को रूपांतरित करना। गुट निरपेक्षता की नीति और गुट निरपेक्ष राष्ट्रों ने संयुक्त राष्ट्र संघ को कुछ दृष्टियों से हमेशा के लिए रूपांतरित करने में सहायता दी है। एक तो अपनी संख्या के कारण, दूसरे शीत युद्ध में अपनी अधिक तटस्थ दृष्टि एवं भूमिका के कारण गुट निरपेक्ष राष्ट्रों ने संयुक्त राष्ट्र संघ की छोटे राष्ट्रों के बीच शांति कायम रखने में ऐसे संगठन में रूपांतरित करने में सहायता दी जिससे छोटे राष्ट्र बड़े राष्ट्रों पर कुछ नियंत्रण रख सकते। इन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा की भूमिका का महत्व बढ़ा दिया और इससे सभी सदस्यों का बराबर प्रतिनिधित्व होता है और सुरक्षा परिषद की भूमिका का महत्व कम कर दिया। इसकी सदस्यता सीमित एवं असमानता पर आधारित है, हालांकि इसकी मूल संकल्पना विश्व संगठन के सबसे महत्वपूर्ण अंगों के रूप में की गई है। नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग। आजकल गुट निरपेक्ष राष्ट्र नई
अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग कर रहे हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन के काहिरा में जुलाई 1962 में आयोजित आर्थिक विकास की समस्याओं पर सम्मेलन में पहली बार आर्थिक विकास का उद्देश्य यह उल्लेख किया गया था। काहिरा सम्मेलन के मुख्य बल सहयोग, सहायता, सुधरे व्यापार संबंधों पर दिया गया था। लुसाका शिखर सम्मेलन में गुट निरपेक्ष देशों ने आर्थिक और विकास संबंधी मामलों पर विकसित एवं औद्योगिक देशों के साथ सामान्य पहल का संकल्प लिया। अल्जीरियस गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन में प्रस्ताव किया गया कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव में से कहा जाए कि उच्च राजनीतिक स्तर पर महासभा का विशेष अधिवेशन बुलाया जाए, जिसमें केवल विकास समस्याओं पर ही विचार विमर्श किया जाएगा। अल्जीरियस आह्वान अनसुना नहीं रहा। असल में तो गुट निरपेक्ष देशों की इसी पहल के क्रियान्वयन के रूप में 1974 में आरंभ में संयुक्त राष्ट्र महासभा का छठा विशेष अधिवेशन बुलाया गया, जिसने 1 मई 1974 को नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था स्थापित करने की घोषणा और एक कार्यवाही योजना के ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किए हैं। फिर है गुट निरपेक्ष आंदोलन की समकालीन प्रासंगिकता। गुट निरपेक्षता विश्व राजनीति में राष्ट्र के लिए एक नए विकल्प के रूप में निश्चय ही स्थायी रूप धारण कर चुकी है। इसने विशेषतः राष्ट्र समाज के छोटे छोटे अपेक्षाकृत कमजोर सदस्यों के संदर्भ में राष्ट्रों की स्वतंत्रता एवं क्षमता बनाए रखने में योग दिया है। आज संयुक्त राष्ट्र संघ के 2/3 से अधिक देश गुट निरपेक्षता के दायरे में आ चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न मंचों से गुट निरपेक्ष राष्ट्रों ने विश्व शांति, उपनिवेशवाद के अंत, परमाणु अस्त्रों पर रोक, निशस्त्रीकरण, हिंद महासागर को शांति क्षेत्र घोषित करना एवं नई अंतर्गत आर्थिक व्यवस्था के निर्माण आदि विषयों पर संगठित रूप से कार्यवाही की है और सफलता हासिल की है। वर्तमान में गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जा रहा है। यह कहा जाता है कि वर्तमान विश्व व्यवस्था में गुट निरपेक्षता का औचित्य नहीं रह गया है। गुट निरपेक्षता की सार्थकता द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात शीत युद्ध के वातावरण में ही थी, परंतु विगत 20 से 25 वर्षों में विश्व राजनीति में अनेक परिवर्तन हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का बहुध्रुवीकरण, नाटो सीटो जैसे संगठनों का टूटना, देशांत सिद्धांतों का अभ्युदय, अमेरिका एवं चीन में समझौतावादी संबंधों, सोवियत संघ के विघटन ने गुट निरपेक्ष देशों की भूमिका को सीमित कर दिया है। इस संकट की घड़ी में निर्णायक तो ठीक प्रभावशाली भी नहीं बन सका है। गुट निरपेक्षता शीत युद्ध के सिद्धांत में उत्पन्न हुई थी और आज शीत युद्ध में समाप्त हो गए जाने के कारण गुट निरपेक्ष आंदोलन अप्रासंगिक हो गया है। फरवरी 1992 में गुट निरपेक्ष राष्ट्रों के विदेश मंत्रालय की बैठक में मिश्र ने स्पष्ट तौर से अपील की थी कि इस आंदोलन को समाप्त कर दिया जाना चाहिए, जिसका तर्क था कि सोवियत संघ के विघटन, सोवियत गुट एवं शीत युद्ध की समाप्ति के बाद गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता समाप्त हो गई है। किंतु बहुसंख्यक विदेश मंत्री ने इस विचार का विरोध किया था। इनका कहना था कि बड़ी संख्या में गुट निरपेक्ष देश अभी निर्धन हैं और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं और समृद्ध राष्ट्र और बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा उनका नव औपनिवेशिक शोषण किया जा रहा है। इस स्थिति में उन्हें बचाने के लिए यह जरूरी है कि विकसित एवं विकासशील देशों के बीच सार्थक वार्ता के लिए दबाव डाला जाए और विकासशील देशों के बीच आपसी सहयोग सुदृढ़ एवं सक्रिय किए जाएं, जिसके लिए निर्गुट आंदोलन एक अपरिहार्य मंच का काम करेगा। आज संयुक्त राष्ट्र संघ को केंद्र बनाकर नाम महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। निशस्त्रीकरण के क्षेत्र में गुट निरपेक्ष आंदोलन विश्व की पुकार की भूमिका निभा रहा है। इसे यह भी निश्चित करना होगा कि महाशक्तियाँ तीसरी दुनिया के देशों के घातक हथियार का जमावड़ा न करें। ऐसा कहा गया है कि 21वीं शताब्दी के आर्थिक युद्ध की है
आर्थिक दृष्टि से समृद्ध राष्ट्रों में गुट उभर कर स्वयं ही प्रतिस्पर्धा कर लेंगे और विकासशील राष्ट्रों की स्वतंत्रता एवं हितों को खतरा पहुंचेगा। इस राष्ट्रों को नियंत्रित करने के लिए उत्तर दक्षिण संवाद को बनाए रखने एवं दक्षिण दक्षिण सहयोग एवं नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन एवं G77 को एक होकर कार्य करना होगा। आज निम्नलिखित क्षेत्रों में गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता नजर आती है। पहला, नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की पुरजोर मांग करना, आणविक निःशस्त्रीकरण के लिए दबाव डालना, दक्षिण दक्षिण सहयोग को प्रोत्साहन देना, एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था में अमेरिकी दादागिरी का विरोध करना, विकसित एवं विकासशील देशों के बीच सार्थक वार्ता के लिए दबाव डालना, अच्छी वित्तीय स्थिति वाले गुट निरपेक्ष देशों जैसे ओपेक राष्ट्रों को इस बात के लिए तैयार करना कि वे अपना फालतू धन पश्चिमी देशों के बैंकों में जमा करने के बजाय विकासशील देशों में विकासात्मक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करें। नव औद्योगिक शोषण का विरोध किया जाए। संयुक्त राष्ट्र संघ के पुनर्गठन के लिए दबाव डाला जाए ताकि बड़े राष्ट्र प्रस्तावित पुनर्गठन के लिए राजी हो सकें, यानी उससे वीटो परिषद की सदस्यता से पर्याप्त बढ़ोतरी की जा सके और महासभा की ओर अधिक अधिकार दिए जा सकें। संक्षिप्त में, विकासशील देशों के बीच आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का अस्तित्व अधिक समय तक नहीं रह पाएगा, विशेषकर ऐसे में जबकि शीत युद्ध की समाप्ति के बाद इसके सामने कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं रह गया है। फिर आते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में तीसरे विश्व के देशों की भूमिका की विवेचना कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में तीसरी दुनिया की भूमिका पर प्रकाश डालिए और तीसरे विश्व पर एक निबंध लिखिए। तीसरे विश्व की अवधारणा 20वीं शताब्दी के छठे दशक के आखिरी वर्षों में चीनी नेता माओ तुंग एवं उनके अनुयायियों ने अपनी तीसरी दुनिया की कल्पना प्रचारित की है। इस कल्पना के अनुसार पहली दुनिया में केवल दो महाशक्तियाँ अमेरिका एवं सोवियत संघ हैं। दूसरी दुनिया उन देशों से मिलकर बनी है जिनका हम महाशक्तियों के साथ सैनिक और व्यापक गठबंधन है, और तीसरी दुनिया उन देशों का समूह है जो कच्चे माल पैदा करते हैं, जो बड़े देशों के उपनिवेश थे और जो आधुनिक औद्योगिकरण में से बहुत दूर हैं। इस परिभाषा के अनुसार सामान्यतः एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका क्षेत्र के वे निबोधित देश ही तीसरी दुनिया की परिधि में आते हैं, जो कि सदियों तक उपनिवेशवादी शोषण के शिकार थे। वर्तमान में तीसरी दुनिया शब्द का प्रयोग विकासशील राष्ट्र एवं आवेशित राष्ट्रों के लिए भी प्रयुक्त किया जाता है। 1952 में शावी ने लिखा था कि तीसरी दुनिया उन अज्ञात एवं शोषित देशों का समूह है जिन्हें पर्याप्त तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाता है और जो कुछ बनकर दिखाना चाहते हैं। जिस समय शीत युद्ध चरम की सीमा पर था, उस समय तीसरे विश्व का अर्थ उन असंलग्न राष्ट्रों के झुंड से लिया जाता था जो न पश्चिमी शक्तियाँ, जिन्हें पिछली दुनिया कहा जाता है, से प्रतिबद्ध हैं और न ही साम्यवादी गुट अर्थात दूसरी दुनिया से प्रतिबंधित हैं। वर्तमान में इस तथाकथित तीसरी दुनिया के राष्ट्रों में ऐसी कोई वैचारिक समानता नहीं है जिससे उन्हें किसी सामूहिक अवधारणा से संबोधित किया जा सके। 20वीं शताब्दी के छठे दशक के आखिरी वर्षों में माओ तुंग ने तीसरी दुनिया के सिद्धांतों की कल्पना प्रचारित की है। इस कल्पना के अनुसार पहली दुनिया में केवल दो महाशक्तियाँ अमेरिकी एवं सोवियत रूस आते हैं। दूसरी दुनिया में उन देशों से मिलकर बनी है जिनका इन महाशक्तियों के साथ सैनिक एवं व्यापक गठबंधन है, तथा तीसरी दुनिया उन देशों का समूह है जो कि कच्चा माल उत्पन्न करते हैं, जो बड़े देशों के उपनिवेश थे तथा जो आधुनिक औद्योगिकरण से बहुत दूर हैं। इस परिभाषा के अनुसार सामान्यतः एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिकी क्षेत्रों के वे नवोदित देश तीसरी दुनिया की परिधि में आते हैं जो सदियों तक उपनिवेशवादी शोषण के शिकार थे। डॉक्टर
सुशील गुप्ता के अनुसार तीसरे विश्व के देशों की सामान्य विशेषताएं हैं निर्धनता, अस्थिरता, नयापन, आश्रित एवं दुर्बलता। तीसरे विश्व के देशों की सामान्य विशेषताएं कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। तीसरी दुनिया के देश अधिकांशतः कृषि पर निर्भर हैं। तकनीकी ज्ञान एवं आधुनिक ज्ञान के अभाव में बढ़ती जनसंख्या का दबाव एवं कच्चे माल के निर्यात में सभी कृषक लगे हैं। व्यावसायिक क्षमताओं के असंतुलित होने के कारण तथा कृषि पर अधिक निर्भरता होने के कारण इनकी राष्ट्रीय आय बहुत कम है। निर्यातों पर आश्रित तीसरी दुनिया के देश अपने निर्यातों पर अधिक निर्भर करते हैं तथा अपनी सभी अल्प विकसित देशों के निर्यात का राष्ट्रीय आय में अनुपात 20% है। तीसरी दुनिया के देश एक या दो वस्तुओं के निर्यात से ही अधिकांश विदेशी मुद्रा अर्जित करते हैं। निर्यात पर अधिक आश्रित होने के कारण तथा विदेशी बाजार की स्थितियां एवं निर्यात नियमों के कारण से विभिन्न वस्तुओं की मांग में जब भी परिवर्तन होता है उसका प्रभाव इन देशों की अर्थव्यवस्था पर ही होता है। असंतुलित घटक उत्पादन में पूर्ण घटकों की गतिशीलता के परिणाम स्वरूप एक उद्योग से दूसरे उद्योग में सीमांत प्रतिफल समान रहता है। गतिशील अर्थव्यवस्था में साधनों का अधिकतम उपभोग उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए मिल जाता है, परंतु अल्प विकसित देशों में उत्पादन के विभिन्न घटकों में अचलता देखी जाती है। उदाहरण के लिए श्रमिक एक उद्योग से दूसरे उद्योग में नहीं जाना चाहते, चाहे वर्तमान में उनका उत्पादन कुछ नहीं हो। जाति प्रथा, सामाजिक एवं संस्थागत विचारों, पूंजी की गतिशीलता एवं विनियोग उद्योग को प्रभावित करते हैं। जनसंख्या में वृद्धि तीसरी दुनिया के देशों में जनाधिक है तथा जनसंख्या वृद्धि हर विकसित देशों की अपेक्षा अधिक है। जनसंख्या में कमी से वह वास्तविक आय में वृद्धि हो सकती है और जनसंख्या वृद्धि कई आर्थिक कठिनाई उत्पन्न करती है। अस्थिर राजनीतिक व्यवस्थाएं तीसरे विश्व के देशों में लोकतंत्र अभी भी अस्थित्व के दौर से गुजर रहा है। इन देशों में राजनीतिक प्रक्रियाएं संक्रमण के दौर में होने का कारण संविधान में बार बार मौलिक संशोधन किए जाते हैं। इन देशों में ने समाजवादी समाज की व्यवस्था को अपनाया है। फिर आता है करिश्माई नेतृत्व। इन देशों में कार्यपालिका अध्यक्ष चमत्कारी व्यक्तित्व के धनी होते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन में चूंकि इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, इसलिए जनमानस पर इसकी एक विशिष्ट प्रभावकार की छवि है। यही कारण है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात ऐसे नेताओं का कार्यपालिका अध्यक्ष बनने पर इनको आदर एवं असाधारण प्रतिभा का प्रतीक ही नहीं है वरन राष्ट्रपति भी मान लिया गया है। मैंने बस राष्ट्रपति मान लिया है, बल्कि इनका असाधारण प्रतिभा का ही प्रतीक नहीं है। विधायिका का ह्रास तृतीय विश्व के देशों में विधायिका की शक्तियों में निरंतर ह्रास हो रहा है तथा कार्यपालिका की शक्तियों का केंद्रीकरण होता चला जा रहा है, जिससे कार्यपालिका अध्यक्ष तानाशाही की स्थिति में आ जाते हैं। एक दल प्रणाली स्वतंत्रता आंदोलन में जिस राजनीतिक दलों का योगदान रहा है उसी राजनीतिक दल को अधिक महत्व प्राप्त हो जाता है। एक दल की स्थापना तथा उसका एकाधिकार कार्यपालिका की प्रवृत्ति में अंतर ला देता है। तीसरी दुनिया के राष्ट्र में कार्यपालिका सामान्यतः नियंत्रण से मुक्त ही रही हैं। व्यवस्थापिकाएं इन देशों में नाम मात्र की रही हैं। न्यायपालिका पर महत्वपूर्ण प्रतिबंध लगाकर कार्यपालिका को शक्ति का केंद्र बना दिया गया है। फिर आता है भ्रष्टाचार। तीसरी दुनिया के देश भ्रष्टाचार से ग्रस्त हैं। राजनीतिक एवं प्रशासनिक स्तर पर भ्रष्टाचार व्यापक है। विलासितापूर्ण खर्च तीसरी दुनिया के देशों में अभिजन वर्ग अनाप शनाप खर्च करते हैं। धन विकास कार्यों पर खर्च होना चाहिए, इससे भोग विलास के लिए खर्च किया जाता है।
सैन्य सामग्री पर खर्च। सेना एवं सैन्य सामग्री पर तीसरी दुनिया के देश बाकी धन का अपव्यय करते हैं। सन 1964 से 1973 के बीच विकासशील देशों ने $388 मिलियन का सैनिक साज सामान खरीदा। तीसरी दुनिया का जो धन रोटी पर खर्च किया जाना चाहिए उसे बंदूक पर खर्च किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में तृतीय दुनिया के देशों की भूमिका। पहले आते हैं एशियाई मैत्री सम्मेलन। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के अधिकांश देशों को स्वाधीनता प्राप्त हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उपयुक्त स्थान प्राप्त करने के लिए तीसरे विश्व के देश अधिकांशतः गुटनिरपेक्षता की विदेश नीति आदि सामान्य नीतियों का अनुसरण करने लगे हैं। इसके परिणाम स्वरूप एशियाई अफ्रीकी एक आंदोलन को विकास हुआ है। फिर आता है बांडुंग सम्मेलन। तीसरे विश्व में द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात नवजागरण की लहर बांडुंग सम्मेलन से स्पष्ट हुई है। इसमें 29 राष्ट्र सम्मिलित हुए और राष्ट्रपति सुकर्ण ने इसका स्वागत भाषण में कहा था कि यह इस बात का प्रमाण प्रस्तुत करेगा कि एशिया और अफ्रीका का पुनर्जन्म हो चुका है। बांडुंग सम्मेलन के 2 महत्वपूर्ण परिणाम निकले। एक तो उसने विश्व राजनीति की समस्या के प्रति एशिया एवं अफ्रीका में एक समान दृष्टिकोण को जन्म दिया था तथा संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक ऐसी एशियाई अफ्रीकी ग्रुप की आधारशिला रखी थी जिसने बाद में पूर्व पश्चिम संघर्ष में संतुलन पैदा किया। अब आता है तीसरा गुटनिरपेक्षता का आंदोलन। बांडुंग सम्मेलन के पश्चात तीसरी दुनिया के राष्ट्रों में अंतर्राष्ट्रीय भूमिका की अभिवृद्धि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के रूप में होने लगी। डॉक्टर पुष्पेश पंत के शब्दों में पश्चिमी एवं साम्यवादी देशों के गुटों तथा उनके द्वारा प्रेरित सैनिक संधियों में सम्मिलित न होना गुटनिरपेक्षता की पहली शर्त है, लेकिन यह इसका बाहरी लक्षण है। वास्तव में इसका संबंध अफ्रो एशिया तथा अन्य विकासशील देशों की स्वतंत्रता चेतना से है, जो कि साम्राज्यवादी चंगुल से छुटकारा पाने के बाद बाहरी दबावों से यथासंभव मुक्त रहना चाहते हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन में 90% से अधिक तीसरी दुनिया के राष्ट्र सम्मिलित हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में उपनिवेशवाद तथा विश्व शांति के बारे में कोई भी प्रस्ताव आने पर गुटनिरपेक्ष राष्ट्र अपनी एकजुटता का परिचय देते हैं। ग्रुप ऑफ 77 1960 के दशक में संयुक्त राष्ट्र संघ के लगभग 2/3 सदस्य विकासशील देशों में से थे, जो अपने को ग्रुप ऑफ 77 कहने लगे थे। वर्तमान में इनकी संख्या 127 हो गई है, फिर भी इसे ग्रुप ऑफ 77 के नाम से ही संबोधित किया जाता है। ये देश नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग करते रहते हैं। ये संगठित होकर सौदेबाजी करना चाहते हैं तथा समुद्र से संबंधित विधि, शस्त्र नियंत्रण, आणविक ऊर्जा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जैसे मुद्दों पर किए जाने वाले निर्णयों को प्रभावित करते हैं। कैनकुन सम्मेलन। अमीर गरीब लघु शिखर सम्मेलन मैक्सिको के कैनकुन में अक्टूबर 1981 में संपन्न हुआ था। इसमें तीसरे विश्व के देशों ने भी इस बात पर जोर दिया था कि विश्व बैंक या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ढांचे में व्यापक परिवर्तन किए जाएं ताकि बदली परिस्थितियों में यह अपने दायित्व का अच्छी तरह से पालन कर सके। उत्तर दक्षिण संवाद। उत्तर अमीर देशों का प्रतीक है, जबकि दक्षिण में गरीबी एवं तीसरी दुनिया के विकासशील देश आते हैं। इन देशों और उनकी समस्याओं के लिए कई प्रकार के मंच हैं, लेकिन इनके विचार एवं दृष्टिकोण में मतभेद इतने अधिक हैं कि निरंतर समस्याओं में वृद्धि हो रही है। विकासशील देशों का ब्यूनस आयर्स सम्मेलन 1983 अप्रैल में तीसरी दुनिया के विकासशील देशों का सम्मेलन ब्यूनस आयर्स में हुआ था। तीसरी दुनिया के देशों ने वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय संकट में
अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली की भूमिका की निंदा करते हुए मांग की कि वर्तमान प्रणाली की जगह एक नई अर्थव्यवस्था विकसित करनी होगी। G77 शिखर सम्मेलन का घोषणा पत्र। हवाना, अप्रैल 2000 में विकासशील देशों के समूह G77 का शिखर सम्मेलन 15 अप्रैल 2000 हवाना में आतंकवाद से निपटने के लिए सहयोग के आह्वान के साथ संपन्न हो गया है। तीसरी दुनिया के देशों के प्रति महाशक्तियों की रुचि। यह सर्वविदित है कि महाशक्तियाँ तीसरे विश्व देशों के आंतरिक मामले एवं द्विपक्षीय विवादों में लगातार हस्तक्षेप करती रही हैं। अफगानिस्तान में रूसी हस्तक्षेप, पाकिस्तान में अमेरिकी शस्त्र, एल सल्वाडोर, निकारागुआ एवं ग्रेनाडो में अमेरिकी हस्तक्षेप, लीबिया पर अमेरिकी हमला एवं वियतनाम युद्ध आदि इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। वर्तमान में विश्व की दोनों महाशक्तियाँ अनेक अंतर्राष्ट्रीय मामलों में तीसरी दुनिया का समर्थन पाने के लिए मित्रता स्थापित करने की चेष्टा करती हैं। तत्कालीन सोवियत संघ तीसरी दुनिया के देशों की मांग का अधिकांशतः समर्थन करता है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका सहित पश्चिमी देश विरोध करते हैं, क्योंकि इसकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों की पूंजी तीसरी दुनिया के अधिकांश देशों में लगी होने के कारण पारस्परिक हित टकराते हैं। सैद्धांतिक रूप से साम्यवाद चीन विश्व महाशक्ति द्वारा दुनिया पर छलपूर्वक आधिपत्य जमाने की आलोचना करता है तथा अपने आप को तीसरी दुनिया के देशों, विशेषतः दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का नेता मानता है। इसके साथ आज का वीडियो कंप्लीट होता है कंप्लीट गाइस। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी 4th यूनिट को कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए बाय गाइस। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस। हैव अ नाइस डे।